अस्सलाम वार्म वेलकम टू ऑल रिस्पेक्टेड मीडिया मेंबर्स। बहुत शुक्रिया कि आप ने अपना वक्त निकाला और मोहम्मद वसीम चीफ सिलेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अनाउंस करेंगे स्क्वाड पाकिस्तान का फॉर द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। थोड़ा सा मैं आपको प्रोसीजर बता दूं क्योंकि थोड़ी सी हम एक इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वसीम सबसे पहले अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद वो स्क्वाड अनाउंस करेंगे। स्क्वाड आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख लेंगे और उसके बाद ही विल एक्सप्लेन द प्रोसेस सिलेक्शन सारी, और जब प्रेजेंटेशन पूरी वसीम की कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम सवाल लेंगे। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली अपने सवाल जवाब एंड में रखिएगा और अपना मोबाइल जो है उसको साइलेंट पर रखिएगा। ठीक है जी, सो ओवर टू यू वसीम। थैंक यू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सारों को सबसे पहले। और आई थिंक सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आई थिंक एक बड़ा खुशी का मौका है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक बड़ी टेस्ट टीम पाकिस्तान का टूर करने जा रही है। तो ऑब्वियसली इसमें पीसीबी को क्रेडिट जाता है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं क्रेडिट उनको जाता है, और सबसे बढ़ के आप लोगों को क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने पाकिस्तान का इमेज बिल्ड किया और उसके बाद जैसे स्लोली पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है। तो आई थिंक कि बड़ी खुशी का मौका है पूरे पाकिस्तान के लिए। तो इसमें आप सबको मुबारक हो। थोड़ा सा सिलेक्शन की जो अप्रोच थी हमारा बिफोर अनाउंसिंग द टीम में, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता चलूँ कि जो प्रोसीजर हमने फॉलो किए, जो मेथड्स हमने फॉलो किए हैं। तो सबसे पहले तो उसमें यही था कि लास्ट जो हमारी कंक्लूड सीरीज़ हुई है न्यूजीलैंड वाली, उसको हमने रिव्यू किया। उसके अंदर चीज़ें आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि कौन से ऐसे मिसिंग लिंक्स हैं, कौन से ऐसे गैप्स हैं कि जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस बारे में जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उनके साथ मेरी 12 मीटिंग्स हुई। उसके बाद जब टेस्ट टीम वापस आई तो हमारे हेड कोच थे, कैप्टन थे, बाकी कोचिंग स्टाफ था, उनसे भी इनपुट लिया गया। तो सबसे एक कंसल्टेशन करने के बाद हम सिलेक्शन की जानिब बढ़े हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि हमारा तरीक़ाकार क्या है सिलेक्शन का, एक तो जो आई ऑलवेज बिलीव कि जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट आपके पास मौजूद है, डेफिनेटली उसमें जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा वज़न रखती है। वो किस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं, किन कंडीशंस में हुई है, हमने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा है। इट्स नॉट ओनली स्टैट बेस के किसने रन ज़्यादा किया हम उसको रख लेते हैं। तो उसमें सारी चीज़ों को कि जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान टीम की, जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट की, कि टेस्ट क्रिकेट जिस तरीके से खेली जा रही है, तो ऑब्वियसली हमने वो चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं कि हम थोड़ा सा जो हमें गैप एक नज़र आ रहा है, हम थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं, किन वजूहात की वजह से रह रहे हैं। तो हमने कोशिश की है कि वो सारे जितने भी एरियाज़ थे वो आइडेंटिफाई करें और स्लोली उस जानिब बढ़ें ताकि बाकी दुनिया के साथ हम उस तरीके से चल सकें। उसके बाद जो चीज़ें मद्देनज़र रखी गई हैं कि आई ऑलवेज बिलीव कि आपको सर्टन टाइप के प्लेयर्स चाहिए होते हैं फॉर सर्टन रोल्स। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है कि हम जो भी सिलेक्शन करें वो रोल बेस करें कि जब वो लड़का टीम में सिलेक्ट होता है तो उसका रोल क्या है, कौन सी टीम की रिक्वायरमेंट है, कि अगर कोई ओपनर है या कोई मिडिल ऑर्डर है, किस तरह की बैटिंग रिक्वायर है हमारी करंट टीम के अंदर जहाँ पे भी स्पेस क्रिएट होती है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम सिलेक्शन का जो प्रोसीजर था उसको हमने फॉलो किया है। तो ऑब्वियसली जो कोई हमारा सिलेक्शन का पैनल है तो उसमें फ़र्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन है आपको वही मिलती है। आपको पता है हमारे रीजनल जो हेड्स हैं वही हमारे नेशनल सेलेक्टर्स भी हैं। तो जिन इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो सिर्फ स्टैट्स नहीं आते हैं, किन कंडीशंस में रन हुए हैं, ओपोनेंट्स क्या थे, किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है, कितना प्रेशर था, कंडीशंस क्या बैटिंग के लिए साजगार थी, क्या बॉलिंग के लिए साजगार थी। तो ये सारा प्रोसीजर हमने फॉलो किया है कि सिर्फ स्टैट बेस, फिर मैं कहूँगा कि वो तो आसान काम हो जाता है कि आप स्टैट्स देखते हैं, कहते हैं यहाँ जिसने परफॉर्म किया है तो अंडर प्रेशर कितनी परफॉर्मेंसेस थी, उसके बाद मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस कितनी थी। तो ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर की हैं। तो सबसे पहले मैं फिर अनाउंस करता हूँ जो हमारा 20 रुकनी स्क्वाड है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सीरीज़ के लिए। तो उसमें स्टार्ट करूँगा बाबर आजम कैप्टन, मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन, आबिद अली, इमरान भट्ट, अजहर अली, फवाद आलम, सरफराज अहमद, फ़हीम अशरफ, यासिर शाह, शाहीन शाह आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, आगा सलमान, सऊद शकील, कामरान गुलाम, मोहम्मद नवाज़, नोमान अली, साजिद खान, हसन अली, हारिस रऊफ़ एंड ताबिश खान। तो ये हमारा 20 रुकनी स्क्वाड है जो कि बबल का हिस्सा होगा। टेस्ट मैच जैसे नज़दीक आएगा तो इसमें से 16 प्लेयर्स अनाउंस किए जाएंगे जो कि ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होंगे। लेकिन हाँ, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान,
आबिद अली, इमरान भट्ट, अज़हर अली, फवाद आलम, सरफराज अहमद, फ़हीम अशरफ, यासिर शाह, शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, आगा सलमान, सऊद शकील, कामरान गुलाम, मोहम्मद नवाज़, नुमान अली, साजिद खान, हसन अली, हारिस रऊफ़ एंड ताबिश खान। इस पे आपके सामने लिस्ट है कि जो प्लेयर्स इंक्लूड हुए हैं और कुछ प्लेयर जो एक्सक्लूड हुए हैं, जो लास्ट हमारी टेस्ट टीम थी न्यूजीलैंड से जो वापस आए हैं। तो आई विल क्विकली जंप ऑन टू द प्लेयर्स जो कि टीम का हिस्सा नहीं बन सके हैं। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ शान मसूद से, ओबियसली इनके पास में परफॉर्मेंसेज रही हैं, बैक टू बैक इन्होंने 100 किए थे, लेकिन करंट फॉर्म को देखते हुए उनकी जो थोड़ी सी जो टेक्निकल इनको मसाइल चल रहे हैं, वी हैव डिसाइडेड कि उनको कभी टेस्ट क्रिकेट से थोड़ी सी ब्रेक चाहिए। तो उनके स्टैट्स पे अगर आप देख सकते हैं तो वो इतने कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है अगर आप उनकी लास्ट फ्यू इनिंग्स देखते हैं। लेकिन शान मसूद अप्रूवन प्लेयर है, ओबियसली उन्होंने पास में परफॉर्मेंसेज हमें दी हुई हैं। तो एक चीज़ मैं साथ साथ ये भी मेंशन करता चलूँ कि जितने भी हमारे प्लेयर्स जो टीम का स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, हम उनके लिए फॉलोअप प्लान्स बना रहे हैं कि उन्होंने इसके बाद करना क्या है। NHPC का जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, दे आर वर्किंग ऑन इट ऑब्वियसली विद द कंसल्टेशन ऑफ द जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है, पाकिस्तान टीम का कोचिंग स्टाफ है, और उसमें जो रीजनल कोचेज़ हैं, इन सारों ने मिलकर इनके लिए एक प्लान्स बनाने हैं। आज वो अपने रीजनल कोचेज़ के साथ रीजनल अकेडमीज़ में या फिर NHPC लाहौर में इनको बुलाया जाएगा, इनके जो भी मसाइल हैं वो हल करेंगे। तो ऑब्वियसली जब वो डोमेस्टिक में दोबारा वापस आते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव करके दे कैन मेक अ कम बैक टू द टीम। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं हारिस सुहेल, मिडल ऑर्डर बैट्समैन हमारे, इनके भी स्टैट्स अगर आप देखते हैं कि जितना उनमें टैलेंट है, जितनी उनमें एबिलिटी है, तो ये स्टैट्स उस तरह आपको वो नज़र नहीं आते हैं, और उनके भी कोई टेक्निकी मसाइल आपको नज़र आ रहे हैं तो जिन पे काम होने वाला है। तो ऑब्वियसली इनके लिए भी फॉलो प्लान्स बने हैं और उसके बाद डोमेस्टिक का हिस्सा बने एंड दे कैन मेक अ कम बैक टू द पाकिस्तान टीम। मोहम्मद अब्बास जैसे वो आए थे और एकदम से उन्होंने इम्पैक्ट डाला था इंटरनेशनल क्रिकेट में, पाकिस्तान को मैचेस जिताए, लेकिन वही फिर बात आ जाती है कि करंट फॉर्म को अगर हम देखते हैं कि जिस तरीके से उनको मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया गया है कि बाकी टीमें जिस तरह उनके अगेंस्ट खेल रही हैं और जिस तेज़ी से उनका जो स्ट्राइक रेट है वो ऊपर की जानिब जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जब एक नए बॉल का बॉलर होता है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नए बॉल से विकेटें लेके दे, बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ बॉलिंग करे। तो वो कुछ एरियाज़ जहाँ पे मिसिंग नज़र आ रहे हैं, तो अगेन उनको वर्कआउट कर लिया गया है, कुछ प्लान्स उनके अगेंस्ट जो बने हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा उनको काम करने की ज़रूरत है कि अब उन्होंने क्या काम करना है, कौन से प्लान्स लेके आने हैं काउंटर अटैक करने के लिए। तो उनके लिए भी आगे फॉलो अप प्लान्स इसी तरह के बनाए गए हैं। उसके बाद इमामुल हक हैं जी, ऑब्वियसली उनके आप स्टैट्स देखते हैं तो उनके टैलेंट को वो जस्टिफाई नहीं करते हैं जिस तरह का उनमें टैलेंट है, लेकिन आई फील कि रेड बॉल के लिए मे बी अभी वो रेडी प्रोडक्ट नहीं है। ऑब्वियसली वो इंजरी का भी शिकार हैं फ़िलहाल, लेकिन अगर हम देखते हैं तो मेरा जो एक है कि हम रेड बॉल कम खेल रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट है चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट है, तो जिसकी वजह से इंपॉर्टेंस हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारे वो प्लेयर हैं जो कि आके डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, रेड बॉल का ज़्यादा यूज़ टू होंगे। उसके बाद जो भी टेक्निकी इनके मसाइल हैं, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस देते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, दे कैन बी रिकन्सिडर्ड। उसके बाद शादाब खान है जी और नसीम शाह हैं, ऑब्वियसली बोथ नॉट अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन के, दोनों फिटनेस के मसाइल इनको हैं, तो ये दोनों उसका हिस्सा नहीं है। उसके बाद हैं जी सुहेल खान एंड जफ़र गौर। सुहेल खान, एक जो चीज़ मैं शुरू में थोड़ी सी मेंशन करना चाह रहा था कि जो अप्रोच है हमारी वो है हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, कि हमने सिचुएशन कंडीशंस के हिसाब से सिलेक्शन करनी है। तो जो बेस्ट सूटेबल कंडीशंस के लिए होगा और जो प्लान्स बन रहे हैं होम सीरीज़ के लिए, वी बिलीव कि सुहेल खान को वो कंडीशन ज़्यादा सूट नहीं करेंगी, हम दूसरे ऑप्शंस की जानिब गए हैं। बट ऑब्वियसली सुहेल खान भी एक सीज़न कैंपेनर है और वो हमारे प्लान्स का हिस्सा रहेंगे। जफ़र गौर, उन्होंने डेब्यू किया न्यूजीलैंड में, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनके साथ कि एक मैच खेल के एकदम से वो उनको ड्रॉप किया जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर ये है कि आई बिलीव कि उनको थोड़ा सा ओवर टाइम चाहिए अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में रेड बॉल के साथ, तो स्पेशली बॉलिंग के ऊपर उनके काम होने वाला है। बाय नो मीन्स के वो बिल्कुल साइड पे हो रहे हैं, वो हमारे पार्ट ऑफ द प्लान्स हैं, इवन वाइट बॉल में भी वो प्लान्स का हमारा हिस्सा है। तो वो यंगस्टर हैं, प्लेंटी ऑफ टाइम उनके पास है कि वो दोबारा अपना लोहा मनवा सकें। उसके बाद जो इंक्लूजन है टीम के अंदर, हसन अली, उसकी परफॉर्मेंस आपके सबके सामने है कि जिस तरीके से उन्होंने डोमेस्टिक में एक इंजरी के बाद कम बैक किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को लिफ्ट किया, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग
वो मिस इन पाकिस्तान टीम के, हमें इस तरह का एक कैरेक्टर चाहिए जो टीम को आके लिफ्ट भी करे। तो हसन अली ने सारे खाने टिक किए हुए हैं, जब आप उनकी देखते हैं परफॉर्मेंस देख लिया उनकी बॉलिंग की भी, और उसके साथ साथ जो एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, ही हैज़ इम्प्रूव्ड हिज बैटिंग ऑल्सो, और बाकी फील्डिंग में और एनर्जी में तो वैसे भी उनका हसन अली तो वी आर होपिंग कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी टीम के अंदर लेके आएंगे, और वही विनिंग परफॉर्मेंसेज जो हमें कायद आज़म ट्रॉफी में नज़र आई थी वो हमें टेस्ट सीरीज़ में भी नज़र आएंगी। उसके बाद सऊद शकील, वन ऑफ दोस्त के जो प्रॉपर एक पैथवे से आए हैं, अंडर 19 से सिस्टम के थ्रू आए हैं, और हर उन्होंने मरहले पे परफॉर्म किया हुआ है। और अगर आप उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस भी देखते हैं 19-20 की भी, उसके बाद 20-21 की भी, तो आपको वो स्टैट्स उसके जो नज़र आ रहे हैं कि उनकी जो प्रोग्रेशन रेट है वो आपको बहुत अच्छा नज़र आ रहा है कि वो डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बात की थी कि हमने चीज़ें फिगर आउट करनी है कि हमने किस स्टाइल की क्रिकेट खेलनी है, किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। ऑब्वियसली उस पर हमारा एक नेशनल फ्रेमवर्क भी बन रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो जो मॉडर्न क्रिकेट आप कहते हैं ना कि थोड़ा सा हमने बैट्समैनों को बेहतर स्ट्राइक रेट से खेलना है, तो सऊद इज़ वन ऑफ दोज के वो वैल्यू ऐड करेगा उस सेंस में भी। उसके बाद आगा सलमान, अगर हम मॉडर्न डे क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो आपको ऐसे क्रिकेटर्स चाहिए जो कि न सिर्फ कि बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ खेल सके, बल्कि वो जो अगर हम बात करते हैं कि आगा सलमान की परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली पिछले साल भी उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, इस साल भी आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस रही है। उनका जो प्लस पॉइंट है कि वो साथ में थोड़ी बॉलिंग भी कर लेते हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो हमें इस तरह के आगे चल के क्रिकेटर्स ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट है। सऊद को भी प्लस पॉइंट यही जाता है कि ही कैन बॉल लेफ्ट आर्म स्पिन पार्ट टाइम अगर ज़रूरत पड़ती है। तो आगा सलमान के भी स्टैट आपके सामने हैं। डोमेस्टिक में आपने देखा होगा कि जिस तरीके की वो क्रिकेट खेलते हैं कि आप वो स्कोर बोर्ड चलाना उनको आता है, टेल एंडर के साथ बड़ी ज़बरदस्त वो बैटिंग करते हैं। तो इज़ वन ऑफ दोस्त के हमें आगे चल के इस तरह के प्लेयर्स की और ज़्यादा ज़रूरत होगी। नुमान अली कंसिस्टेंट परफॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेट का, और एट द मोमेंट बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर अवेलेबल इन पाकिस्तान, और उसने टाइम बाय टाइम उसने ये चीज़ प्रूव की है कि लास्ट ईयर उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, बल्कि उससे पहले भी जाते हैं उसकी परफॉर्मेंस बड़ी दी है, लेकिन पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस को देखते हुए कि वी नीड द स्पिनर्स हु कैन बी द मैच विनर्स। तो आई थिंक नुमान अली में वो एबिलिटी है कि वो मैच जिता सकता है। उसके बाद कामरान गुलाम जी, ओबियसली उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग उनकी परफॉर्मेंस थी इस साल, और ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज के जो आपको नज़र आता है कि अपकमिंग एक टैलेंट है, जिस तरह उसने कायद आज़म ट्रॉफी में प्रूव भी किया है कि किस तरह का वो प्लेयर है। तो इस तरह के प्लेयर्स की हमें आगे चल के मज़ीद भी ज़रूरत होगी, और कामरान गुलाम ने जिस तरीके से इस दफ़ा कायद आज़म ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दी है, तो आई थिंक ही डिज़र्व्स हिज प्लेस। उसके बाद साजिद खान, वन ऑफ दोज के जिसकी जिस आर्ट के बारे में काफ़ी अरसे से हम बात कर रहे हैं जी, कि ऑफ स्पिनर हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, विच इज़ अ रियलिटी। अभी भी अगर आप देखते हैं तो आपको इतने ज़्यादा ऑफ स्पिनर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन उस अगर आर्ट को किसी ने ज़िंदा रखा हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, तो टॉप पे नाम उसमें साजिद खान का आता है कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले साल परफॉर्म किया था, और इस साल भी वो बेस्ट बॉलर हुए हैं, कायद आज़म ट्रॉफी के टॉप परफॉर्मर थे, और जिस तरह उनकी फॉर्म लगी हुई है, तो उनकी भी जो सिलेक्शन है कि एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऑप्शन मिलता है कैप्टन को, कोच को, जब वो टीम बनाएंगे कि अगर वो किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हैं, डू दे नीड ऑफ स्पिनर, डू दे नीड अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। उसके बाद ये ताबिश खान, आई मीन अगर उनकी परफॉर्मेंस आप पिछले 5 साल की देखते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर वो रहे हैं। उससे पहले डिबेट होती थी कि शायद वो जो बॉल्स का डिफरेंस है, पिचेस का डिफरेंस है, शायद उस वजह से उनकी ज़्यादा परफॉर्मेंस है, लेकिन लास्ट 2 साल में अगर हम देखते हैं कोकोबरा बॉल के साथ भी, इन कंडीशंस के अंदर भी जिस तरह वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई थिंक ही डिज़र्व्स अ स्पॉट इन द 20 मैन स्क्वाड, और जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही है। और इसमें एक चीज़ और भी है कि देखें, अगर मोहम्मद अब्बास टीम के अंदर नहीं है, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं लगी रही है, तो अगर हम वो जाते हैं कि लाइक टू लाइक की अगर हम उस पर जाते हैं कि कौन रिप्लेस उसको कर सकता है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आई थिंक ताबिश खान वो ऐसे बॉलर हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं कि अगर हम मोहम्मद अब्बास वाला जो रोल है वही रोल हमें टीम के अंदर चाहिए, तो ताबिश खान कैन फुलफिल दैट स्पॉट। उसके बाद ये मोहम्मद नवाज़, उनकी भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, चाहे आप बैटिंग में बात करते हैं, उनकी 744 उनके रन्स हैं, बॉलिंग में भी उन्होंने 2 फाइवर्स के साथ 22 विकेट्स लगाई हैं। ही इज़ सेलेक्टेड एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर आप उनको कह सकते हैं। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, इसकी जो अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस है, ये लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस आपके सामने है उनकी रेड बॉल क्रिकेट में। तो वी हैव आइडेंटिफाई हिम कि वो ज़्यादा सूटेबल हैं लॉन्गर वर्जन क्रिकेट के लिए।
तो उन्होंने प्रूव भी किया हुआ है, चाहे वो लास्ट ईयर वो कजन ट्रॉफी में आए, उसके बाद पहली टीम के अंदर भी आए, डेब्यू पर उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की है। उनकी जो टेक्निक है, जो उनका टेम्परामेंट है, वो उनको बैक करता है। तो अब्दुल्ला शफीक इज़ वन ऑफ दोज के नॉट ओनली कि हमने स्टैट्स उनके देखे हैं, बल्कि पोटेंशियल पे जिसको आप कह सकते हैं ना, कि हमने वो सिलेक्शन की है लॉन्ग टर्म देखते हुए कि अब्दुल्ला शफीक वो हैं कि आगे चल के हमारे जो ओपनिंग के मसाइल हैं वो हल कर सकते हैं। उसके बाद हारिस रऊफ, ऑब्वियसली शायद आप लोगों ने भी रियलाइज़ किया होगा कि हमारे रेड बॉल क्रिकेट में फास्ट बॉलर की जो ऑप्शंस हैं वो कोई इतने ज़्यादा नहीं है कि वो जो एक चीज़ एग्रेशन पेस की आप बात करते थे तो बहुत ज़्यादा नाम आपको रेड बॉल में नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप वाइट बॉल में देखते हैं तो आपको उस तरह की बॉलिंग एक लाइनअप नज़र आती है। तो एट द मोमेंट हमें जिस तरह का एक बॉलर चाहिए कि एग्रेसिव हो, तेज़ बॉलिंग करता हो, रिवर्स उसको आती हो, अच्छे तगड़े बाउंसर जानता हो, वो टीम को उड़ाने की जिसको कहते हैं ना स्लाइड उसके अंदर मौजूद हो, तो वो हारिस रऊफ ऑब्वियसली उसने वाइट बॉल में तो प्रूव कर दिया है। बट ही इज़ वन ऑफ दोज को जो लास्ट ईयर जिन्होंने रेड बॉल भी खेली थी और उसने शो किया था कि वो रेड बॉल में भी उतना ही इफेक्टिव हो सकता है। तो वो जो एक मिसिंग एक जिसको कहते हैं ना एक वो किलिंग एक चीज़ नज़र आ रही थी बॉलिंग के अंदर, आई थिंक हारिस रऊफ ही हैज़ इट। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे वाइट बॉल के बॉलर्स हैं या अगर वो रेड बॉल में भी यूज़फुल हो सकते हैं तो हम उनको आहिस्ता आहिस्ता रेड बॉल की तरफ भी रागिब करेंगे। तो हारिस रऊफ से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो आके रेड बॉल में भी वही एग्रेशन, वही पेस और वही वो किलिंग इंस्टिंक्ट जो होता है वो टीम के अंदर लेके आएंगे। तो ये होगी जी हमारा जो टेस्ट स्क्वाड था पूरा, और उसमें मैंने आपको रीज़न सारे बता दिए हैं कि सिलेक्शन हमने क्यों किया, जो ड्रॉप हुए हैं लड़के वो भी, ठीक है ना। तो फिर नाउ इमाद इफ वी कैन कैरी ऑन विद द Thank you very much, Mohammad Waseem, और for your detailed explanation on the squad selection. सवाल हम start करेंगे लेने one by one. सबसे एक रिक्वेस्ट है काइंडली एक सवाल पर रिस्ट्रिक्ट करें क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जर्नलिस्ट को हम अकोमोडेट करें। शाहिद भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। वसीम, कुछ पैनिक लाइक सिचुएशन नहीं लग रही कि आखिरी टेस्ट जो पाकिस्तान खेला है उसमें से 5 खिलाड़ी आपने बाहर कर दिए। नसीम शाह जिसको फ्यूचर कहते थे वो बाहर हो गया, और जफर गौहर का क्या कसूर? एक टेस्ट उसने खेला, दोनों इनिंग्स में उसने रन बनाए, नॉन कंड्यूसिव पिच पे उसे खिलाया और उसकी जगह उसी की तरह का एक प्लेयर ले आए। देखिए नसीम शाह इज इंजर्ड, ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन आल्सो। तो आपको ये भी देखना होगा कि नसीम शाह इंजरी है उनको, तो वो अवेलेबल ही नहीं है सिलेक्शन के लिए। लेकिन जहाँ तक जफ़र गौहर की बात है तो ओबियसली अगर आप परफॉर्मेंसेस देखते हैं बाकी स्पिनर्स की तो ओबियसली वो आपको उनसे आगे नज़र आती हैं। न्यूजीलैंड में सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि जफ़र गौहर को वहाँ पे खिलाना पड़ गया। आई नो आप जिस तरफ से आप आ रहे हैं, मगर आप दूसरी तरफ से देखते हैं कि जब वो प्लेयर एक रेडी नहीं है तो हम आई थिंक वी आर आस्किंग बिट टू मच, उनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए कि क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वी नीड टू फिगर आउट कि हमें स्पिन बॉलर चाहिए मैच जिताने वाला, या हमें बॉलर वो चाहिए जो बॉलिंग कर ले और साथ में वो हमें बैटिंग में वैल्यू ऐड कर दे। और हमारा जो इस सीरीज़ का प्लान है कि हमें स्पिनर्स वो चाहिए जो कि बॉलिंग से हमें मैच जीतने की उनके अंदर सलाहियत मौजूद हो। तो ये उसके पीछे रीज़न बिहाइंड है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जफ़र गौहर हमारा फ्यूचर है, हमारा वो प्लान्स का हिस्सा है, और इवन वाइट बॉल में भी उसको हम कंसिडर करेंगे आगे चल के। नहीं, कोई पैनिक नहीं इसमें जी। माजिद भाई, उसके बाद जुबैर नज़ीर और खालिद भाई। अच्छा वसीम, सिलेक्शन कमेटी चेंज नहीं हुई, सिर्फ चीफ चेंज हुआ है, आप यहाँ आ गए, मिसबा वहाँ चले गए, लेकिन पिछले 1.5 साल में जितनी नाइंसाफ़ियों की एक दास्तान रही, आज बिल्कुल एक चेंज टीम नज़र आ रही है। तो इस सॉफ्टवेयर को चेंज करने में किसका रोल है? क्योंकि आप भी सिलेक्शन कमेटी में थे, ताबिश खान को 1.5 साल में आपने भी इंसाफ नहीं दिलाया। अब अचानक आप कह रहे हैं पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन पैनिक सिचुएशन तो है ना। अब्दुल्ला शफीक जिस फॉर्मेट के प्लेयर हैं उस फॉर्मेट में आपने पाकिस्तान टीम में चांस दिया, वो पाकिस्तान टीम से फेल हुए, शाहीन से फेल हुए, यहाँ फिर आ गए। तो ये जो सॉफ्टवेयर अचानक सिलेक्शन कमेटी का चेंज हुआ है, इसमें इस कुर्सी का कमाल है या फिर फिरोजपुर रोड का कमाल है? देखिए माजिद भाई, उसमें अगर आप देखते हैं तो ऑब्वियसली जो पीछे सिलेक्शंस हुई हैं या जिस तरीके से हुआ है, मैं उस तरह उस पोजीशन में कमेंट नहीं कर सकता। ऑब्वियसली आई वाज वन ऑफ द सिलेक्टर, आई वाज नॉट द चीफ सिलेक्टर। तो ऑब्वियसली नाउ आई गॉट द डिसीजन मेकिंग, तो मैं बेहतर पोजीशन में हूँ कि मैं आगे की आपसे बात खुल के कर सकता हूँ। लेकिन पीछे जो डिसीजन हुए हैं उस पर मेरी ऐसी वो नहीं थी पोजीशन कि मैं आपको बता सकूँ कि ये कैसे हुआ, वो हो सका। लेकिन इस टाइम पे ऑब्वियसली डिसीजन पावर मेरे पास है, तो अगर हम आगे की बात करेंगे तो मैं उस पर बेहतर आपको जवाब दूंगा। बाकी जहाँ तक सॉफ्टवेयर की बात है तो आई थिंक जब बंदा चेंज होता है डिफरेंट आपकी वो होती हैं, तो ऑब्वियसली कोई डिफरेंट आइडियाज़ भी आते हैं, कोई डिफरेंट सोच भी आती है। तो आई विल टेक इट दैट वे रादर देन कि सॉफ्टवेयर वाला जो आप कह रहे हैं। Okay. Zubair Wadari, Zubair from Express News Karachi. वसीम, क्वेश्चन ये है कि न्यूजीलैंड का ट्रिप हुआ, सबके सामने रिजल्ट्स हैं,
सबने देखा। तो ये बता दीजिए कि आपने जो टीम बनाई है एडहॉक बेसिस के ऊपर बनाई है या ये कि फ्यूचर का भी प्लान जहन में है, क्योंकि इंग्लैंड का टूर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कितना हद तक फोकस किया है। और एक पार्ट ये कि प्लेयर्स का कहा गया कि शिकस्त की वजूहत में कोविड की जो सिचुएशन थी, ज़ाहिर है कि रहे बच्चे लड़के, तो उसको मद्देनजर रखते हुए फिर ये कि एक छोटी सी चीज़, बाबर आजम इंजर्ड हुए थे, उनकी इंजरी से बड़ा फर्क पड़ा था, लेकिन वो मेंटल भी इंजर्ड हुए हैं जो सिचुएशन है उनके साथ। तो उसके हवाले से आप समझते हैं कि बाबर आजम समय दीगर खिलाड़ियों को भी यानी किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है? जी, थैंक यू। देखें, जो पहला आपने क्वेश्चन किया है न्यूजीलैंड की जो टीम है उसके बाद चेंजेस के हवाले से, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, कि अभी जो कंडीशंस हमें लग रही हैं कि होम सीरीज़ में होंगी, ये सिलेक्शन उसकी बेस की पे है कि हमें उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आते। अगर हम नेक्स्ट टीम हमारी जिम्बाब्वे जाएगी, उसके बाद इंग्लैंड का टूर है, तो वहाँ की कंडीशन के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शंस होंगे हम वो सेलेक्ट करेंगे। तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस के हमने उस पे जाना है, क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ प्लेयर्स आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार अगर हम स्पेशली बॉलिंग की बात करते हैं कि इन कंडीशन में आपको डिफरेंट बॉलर चाहिए, उन कंडीशन में आपको डिफरेंट बॉलर चाहिए, तो आगे चल के आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी कि सिचुएशनल चीज़ें कि हाँ जी यहाँ पे इस बॉलर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, उसने परफॉर्म तो किया हुआ वहाँ पे, लेकिन क्या वो वहाँ पे परफॉर्म कर सकता है कि नहीं, उस पर सोच विचार होगी। अगर वो साने खाने टिक करता है, अदरवाइज हम दूसरी सिलेक्शन पे भी जाएंगे कि उन कंडीशंस के लिए सूटेबल टीम हमारी क्या हो सकती है। अच्छा वसीम, प्लीज एक सवाल पे काइंडली रहिएगा प्लीज। खालिद भाई वसीम देखें, कोविड सिचुएशन का आपने बात की है, तो ये किसी के लिए भी इजी सिचुएशन नहीं है, नॉट ओनली प्लेयर्स बल्कि आम जिंदगी में अगर आप देखते हैं तो उन सारों का इफेक्ट आप लोगों की ज़िंदगी पे भी आया हुआ है। प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टफ इसलिए हो जाता है कि ओबियसली जिस माहौल के अंदर वो रहते हैं और उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट है, तो आपने वहाँ पे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करने हैं, तो वो एक टफ टूर था उस लिहाज से भी, कंडीशंस के लिहाज से भी पाकिस्तान टीम का। लेकिन इस पे काफ़ी काम हो रहा है, कोचेज़ भी इस चीज़ों पे देख रहे हैं, और डोमेस्टिक में आपको नज़र आ रहा है कि इतना लंबा हमारा डोमेस्टिक सीजन हो गया है, हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं दे आर पार्ट ऑफ द बबल। तो कोशिश कोचिंग स्टाफ की भी यही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मेंटल उस पर भी काम किया जाए, ताकि वो फोकस उनका क्रिकेट के ऊपर रहे। खालिद भाई वसीम, ये बताइए कि ये बेहतर नहीं होता कि आप बजाय 20 के 16 का स्क्वाड पूरा फाइनल अनाउंस कर देते ताकि सिलेक्शन में आसानी होती टीम मैनेजमेंट को? कि मतलब इस लिहाज से पूछ रहा हूँ कि आपने ये अच्छा काम ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट को आपने रिस्पेक्ट दिया, लेकिन इसमें अगर आप 16 कर देते तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? देखिए खालिद भाई, अगर इसमें हम देखते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते तो ऑब्वियसली हमने 16 के स्क्वाड की तरफ ही जाना था, लेकिन देखते हुए कोविड सिचुएशन को, उसके साथ कुछ रूल आईसीसी के भी जो आ गए हैं, जैसे कंकशन का रूल भी है, तो आपको रिप्लेसमेंट स्क्वाड के अंदर चाहिए होती है। जैसे मैंने पहले कहा है कि 16 का स्क्वाड ही टेस्ट मैच में जाएगा इस 20 रुकनी स्क्वाड के अंदर में से। तो ये सारे सिनारियों को देखते हुए थोड़े बैकअप पे हमने प्लेयर रखे हैं। अच्छा वसीम, मेरा सवाल आपसे ये कि जो भी नया चीफ सेलेक्टर आता है उसकी ज़ात को बड़ा तनकीद का हदफ बनाया जाता है। आप ही के साथी क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि जी 100 वनडे हों, 100 टेस्ट हो, 300। आप कितना समझते हैं कि एक बहुत एक्सपीरियंस आदमी ही चीफ सेलेक्टर बन सकता है? देखिए, अब ये डायरेक्ट रिलेटेड मेरे से सवाल है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड है मेरे लिए उसका जवाब देना, लेकिन इसको मैं सिंपली यही कहूँगा कि उस रोल की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का नॉलेज आपके पास होना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट का, जो भी रिक्वायरमेंट है आप सारों को पता है कि सिलेक्शन के आपको एक मरहले से गुजरने के लिए कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो मेरा फोकस अपनी उन चीज़ों पे है कि मेरे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितनी फ्रंट स्टैंड मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तो वो मैं सेटिस्फैक्ट्री हूँ कि मेरे पास डोमेस्टिक क्रिकेट है चाहे जूनियर क्रिकेट है, वो सारी मेरे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मेरे जो सिलेक्टर्स हैं माशाल्लाह उनके पास नीचे से लेके ऊपर तक सारी उनके पास इन्फॉर्मेशन वो मौजूद है। तो बाकी जहाँ तक वो 100 वनडे या वो करते हैं, तो आप दुनिया की टॉप नेशंस के जो चीफ सिलेक्टर्स हैं थोड़ा उन पर भी नज़र डालिएगा कि वो कितना खेले हुए हैं। सिंपल मैं इसको ये जवाब दूंगा। रशीद भाई वसीम, हम हमेशा यही देखते आ रहे हैं कि हर सीरीज़ में जिस तरह आपने कहा कि जिस सीरीज़ के लिए जो प्लेयर्स मतलब सूट करते हैं वो हम सेलेक्ट करेंगे, तो 2018 से हम यही देख रहे हैं, रेगुलर एक प्रैक्टिस चल रही है कि मतलब हर सीरीज़ के बाद जो है वो जो चेहरा है वो पस मंज़र में चला जाता है, नए चेहरे आ जाते हैं। उस्मान सलाउद्दीन, मीर हमज़ा, उसके बाद आपका मोहम्मद मूसा, शिनवारी, ये सारे 5-6 क्रिकेटर ऐसे हैं कि जो 2018 से इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा बने, एक एक टेस्ट के बाद वो बाहर चले। तो अब आपकी सोच क्या रहेगी कि मतलब आप जिस तरह कह रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वो खिलाड़ी खेलेंगे कि जो कंडीशन को सूट करते हैं, तो क्या फिर जब नई कंडीशन आएंगी तो ये खिलाड़ी भी उन्हीं के साथ हम नजर आएंगे कि वन टेस्ट मैन?
देखिए इसमें जो आइडियल सिनारियो और आपकी ख्वाहिश होगी और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हमें वो प्लेयर मिले जो कि हर कंडीशन के लिए और हर फॉर्मेट के लिए सूटेबल हो। दैट्स सपोज के बाबर आजम है, वो किसी भी कंडीशन में किसी भी फॉर्मेट के लिए वो ऐसे आइडियल प्लेयर हैं कि उन पे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि हमने जो लड़के सेलेक्ट किए हैं वी होपिंग कि ये इस तरह खेलें कि वो जो डाउट्स थोड़े से आपके जहन में आते हैं ना कि वो वहाँ खेल सकेंगे नहीं खेल सकेंगे, तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सिलेक्शन की गई है। मैंने पहले भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि नॉट उनके स्टैट्स, उनकी जो टेक्निक है, वो बैकफुट पे अच्छा खेलते हैं, कट शॉट किसको मारनी आती है, पुल शॉट किसको मारनी आती है, स्कोरिंग एरियाज उनके क्या हैं, स्पिन को कितना अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग को कितना अच्छा खेलते हैं। फिर वो चीज़ जब आप कंपेरिजन करते हैं तो ये बेस्ट लॉट अवेलेबल है कि जो कि किसी भी कंडीशंस के अंदर खेल सकती हैं। दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो। मैंने आपको बोला कि कोई इसमें आइडेंटिफाई चीज़ हो जाती है कि यार जो है ये शायद उन कंडीशंस के लिए नहीं है, तो प्रेफरेबली यही लड़कियां हैं। लेकिन अगर हम सिचुएशनल चीज़ कोई देखते हैं कि यार वहाँ की कंडीशंस के लिए ना हमें डिफरेंट टाइप का कोई प्लेयर चाहिए, तो फिर उन लाइंस के ऊपर हम सोचेंगे। बाकी जहाँ तक आपने कुछ लड़कों का जिक्र किया है, ये लिस्ट काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसमें कुछ और नाम भी उसमें ऐड हो जाते हैं। अब इसका ये है कि ऑब्वियसली ये तो 20 लड़के हमारे हो गए, इसके बाद T20 की बात आएगी, उस पर भी हम करेंगे। उसके बाद हम एक पूल ऑफ प्लेयर्स बना रहे हैं जिसके अंदर इस तरह के प्लेयर्स भी हैं, कोई अपकमिंग टैलेंट भी है जिनके ऊपर पूरा साल काम होगा। अब वो बिल्कुल जैसे एक खेल के आप कह रहे हैं ना कि वो साइड पे हो जाएंगे, दैट्स नॉट गोना हैपन। जिस तरीके से भी काम चल रहा है ऑब्वियसली आपको कुछ दिन में उस पर अपडेट भी आपको एक आ जाएगी कि हर लड़के की ट्रैकिंग हो रही है कि उसका प्रोग्रेशन रेट क्या है। अगर आपने मूसा की बात की है तो मूसा साल पहले किधर था, अभी मूसा कहाँ पे है, कितनी इंप्रूवमेंट आई है। जब वो क्राइटेरिया वो मीट करेगा, डोमेस्टिक में आएगा, प्रूव करेगा, तो यू विल गेट बैक इनटू द टीम। तो कोई भी लड़का उस तरह सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा। तो ये चीज़ डेफिनेटली मेरे जहन में है कि किसी प्लेयर के साथ ये ना हो कि यार इसने एक मैच खेला और ये सिस्टम से गायब हो गया। दे विल बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। अब वो उनके ऊपर है कि वो कितना इम्प्रूव करते हैं, जो क्राइटेरिया है उसको मीट करते हैं, वो टीम में वापस आते हैं। तो कोई भी प्लेयर निगलेक्ट नहीं होगा, दैट आई कैन अश्योर यू। वसीम साहब, आपको एक ऐसे वक्त ये टीम दी गई है जब हमारी टीम को बड़ी शिकस्तों का सामना करना पड़ा है। ज़ाहिर है आपसे तवक्कात भी इतनी ज़्यादा हैं। आप क्या समझते हैं कि आपने कहा कि अब ये टीम जो है बेस्ट अवेलेबल खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, तो इसका मतलब ये है कि जो पहले टीमें मुंतखब होती थी वो बेस्ट अवेलेबल खिलाड़ियों पर नहीं थी। और क्या हमारी अभी हम इस टीम में टेक्निकली हमारे खिलाड़ी कितने साउंड हैं, उनका फिटनेस लेवल कितना बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और उनके टफनेस मेंटल टफनेस लेवल पे कितने काम करने की ज़रूरत है? देखिए मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है सिलेक्शन के टाइम पे कि परफॉर्मेंस अगर की है उन्होंने तो किन कंडीशंस में किया, अगेंस्ट उनके बॉलिंग लाइनअप क्या था, ये पूरा प्रोसेस हमने एक फॉलो किया। पूरी इनकी प्रोफाइलिंग की हुई है कि अगर किसी प्लेयर ने 800 रन किए हुए हैं तो उसमें से कितने रन ऐसे थे जो कि अगेंस्ट द क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप पे थे, मैच सिचुएशन क्या थी। तो ये सारी चीज़ें हमने कोशिश की है उसमें कवर करने की कि अंडर प्रेशर ये परफॉर्म इसने कैसा किया है। टेक्निक आपने जो बात की है, डेफिनेटली टेक्निक उसमें कंसिडर होती है। लेकिन अगर आप मॉडर्न क्रिकेट देखते हैं, अगर आपका मेथड अच्छा है, फवाद आलम पे अक्सर बात होती थी, लेकिन उसका मेथड अगर आप देखते हैं तो उसने प्रूव किया है कि यार आपका मेथड अगर सक्सेसफुल है तो सम टाइम कुछ जो टेक्निकी आपकी चीज़ें हैं वो आप कवर कर जाते हो। तो नॉट नेसेसरली कि आपकी 100% टेक्निक अच्छी होगी तभी आप परफॉर्म करेंगे। दुनिया में कई मिसालें आपके सामने हैं कि मॉडर्न क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट स्कोरिंग रन्स एंड टेकिंग विकेट्स। तो उसमें उनके अपना मेथड और टेक्निक वो चल रही है। तो आई थिंक वी शुड कैरी दैट ऑन कि ठीक है यार जिसको खेलना आता है, इसको रन्स करने आते हैं, ठीक ना, लेट्स पिक हिम। वहाँ पे अगर कोई वो फंसता है उस चीज़ पे, फिर आप सोचते हैं कि यार टेक्निकल मसले इसके ऐसे चल रहे हैं, जो किस तरह का माहौल चल रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें फील्डिंग का एक्सपेक्ट भी हमने उसमें कंसिडर किया हुआ है कि जैसे इमरान भट्ट है, इज़ अ ब्रिलियंट स्लिप फील्डर, जो कि हमें एक प्रॉब्लम नज़र आया न्यूजीलैंड के अंदर कि स्लिप का फील्डर हमारे पास। तो इमरान भट्ट टीम में अगर खेलता है तो वो स्लिप का वन ऑफ द बेस्ट डोमेस्टिक कप का फील्डर है। आसिफ बदी अप्रतीक। अच्छा वसीम भाई, कुछ नई चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये डेटा और ये एनालिसिस जो आप कर रहे हैं, अभी हाल ही में क्रिकेट कमेटी ने भी इस तरह की हिदायत दी है, तो ये उनकी हिदायत पे हो रहा है या ये आपका प्लान था कि इस तरह की चीज़ें आप बताएंगे? आसिफ, इतना काम करने में काफ़ी दिन लगते हैं और क्रिकेट कमेटी की जो मीटिंग हुई है आई थिंक दो तीन दिन पहले हुई है, तो इतना लंबा उसका अर्सा नहीं हुआ। तो ये प्रोसेस कम से कम आपने मुझे नॉर्दर्न में भी देखा होगा कि मैं इन चीज़ों को शुरू से फॉलो करता हूँ। ये रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट की और आई थिंक क्रिकेट कमेटी वाज स्पॉट ऑन कि अगर हम कुछ चीज़ों में जो पीछे रह रहे हैं ना, इस वन ऑफ दैट एरिया कि जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहतर हमें करना चाहिए। और ये चीज़ें आपको आगे से डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी नज़र आएंगी कि काफ़ी चीज़ें वहाँ पे भी अपडेट आपको नज़र आएंगी, क्योंकि ये वन ऑफ द एरिया है जिसमें हम पीछे रह रहे हैं। कि अगर आप देखते हैं कि शायद आपको बाकी टीमों की प्लानिंग हमसे बेहतर नज़र आती है, तो शायद हम टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे हैं, तो उसमें काफ़ी चेंजेस आपको आगे भी चल के नज़र आएंगे।
वसीम भाई ये बताइएगा 20 रुकनी स्क्वाड तो आपने ऐलान कर दिया और इसमें से 16 का इंतखाब आपने करना है। ऐसा तो नहीं कि जब आप 16 करने का ऐलान करने जाएं तो कुछ जो मेरिट पे आए वो बाहर हो जाएं और जिनकी कोई पर्ची हो वो ऊपर आ जाए और वो खेल जाए, और 4 फास्ट बॉलर 4 स्पिनर के साथ आप जो हैं आपने इसमें ऐलान किया है, तो लगता तो यही है कि आप 3 स्पिनर के साथ और 2 फास्ट बॉलर के साथ जो हैं वो टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे। तो अगर रिजल्ट वैसे नहीं आते, अगर हम तो समझ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका हल्की टीम है शायद और हम जीत जाएं और हमारा वो पीछे वाला इम्पैक्ट जो है ना बढ़े, अगर रिजल्ट खुदा ना खासा न्यूजीलैंड वाले आते हैं तो फिर आप कहाँ खड़े? देखिए, आपने जो पहली बात की है, थोड़ा सा मैं तो उसी पे अभी चल रहा हूँ कि आपने वर्ड यूज़ किया है कि वो वाले प्लेयर टीम के अंदर हैं। आपको लग रहा है कि इस टीम के अंदर कोई ऐसा प्लेयर है जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, या किसी की परफॉर्मेंस पे या किसी के उस पर आपको कोई डाउट है? ये नहीं है। दूसरी बात ये है कि 16 को स्क्वाड ऑब्वियसली जब कंडीशन सामने आएंगी, पहला टेस्ट मैच इधर है, कंडीशन सामने आएंगी कि बेस्ट अवेलेबल, फिर मैं ये यूज़ करूँगा कि बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू दोज कंडीशंस वो पिक होंगे और उसके बाद कैप्टन ने और कोच ने मिलके प्लेइंग 11 उस हिसाब से खिलानी है। सिलेक्शन कमेटी का काम हमने कर दिया है कि उनको सारे अवेलेबल रिसोर्सेज दे दिए। आप कह रहे हैं जी 3 स्पिनर्स 2 फास्ट बॉलर्स, अगर वो कहते हैं जी कि हमने 2 स्पिनर्स 1 ऑलराउंडर से जाना है, चाहे हमें पेसर चाहिए चाहे हमें स्पिनर चाहिए, आप इस 20 स्क्वाड के अंदर देखेंगे आपको सारे ऑप्शंस मौजूद हैं कि ये तीसरा हमने मीडियम पेसर खिलाना है ऑलराउंडर जो बैटिंग कर सके, फ़हीम अशरफ आपके पास मौजूद है। आपने स्पिन ऑलराउंडर के साथ जाना है जो बैटिंग में अच्छा हो, साथ थोड़ी बॉलिंग कर सके, आपके पास नवाज़ मौजूद है, आगा सलमान मौजूद हैं। तो जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं डिफरेंट सिनारियो के, वो सारे हमने 20 के स्क्वाड के अंदर रखे हैं। वसीम, मोहम्मद आमिर फास्ट बॉलर जिनके बारे में मिसबा ने कहा कि मेरे लिए दरवाजे खुलें, परफॉर्मेंस दिखाएं, वैसे चीफ सेलेक्टर आप भी ये कहना चाहेंगे कि अगर परफॉर्मेंस दिखाएं उनके लिए दरवाजे खुलें? और जब आपने टेस्ट डेब्यू किया था तो उस वक्त ज़्यादा मुश्किल बाउंस हुई थी या आज सवालात में आपकी डेब्यू है आप भी? नहीं, आंसर को नहीं, कभी मैं भी इस तरह बैठा हूँ आप लोगों के साथ भी। देखें, उसमें आमिर का जाता है आई कैन नॉट कॉमेंट क्योंकि ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन। तो अगर वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होते तो देन मैं उस पर कमेंट कर सकता था। ही हैज़ टेकन द रिटायरमेंट, सो ऑब्वियसली उस पर कमेंट मैं नहीं कर सकता। नहीं, एक बंदा रिटायर है तो उस पर मैं क्या फीचर उसका बयान करूँ? शोएब जट, एहसान और एहसान भाई। अस्सलाम वालेकुम वसीम, ओवरऑल आपने जो है बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला कि 2-3 परफॉर्मर्स जिनके लिए काफ़ी अरसे से बात हो रही थी, नुमान हो, ताबिश हो, उनको आपने स्क्वाड में शामिल कर लिया, तो तारीफ तो आपकी बनती है। अब 16 जब आप करने जाएंगे, बदी भाई ने सवाल पूछा, आप उसको शायद जवाब नहीं दिया, क्या आपके दौर में पर्ची चलेगी या आप बिल्कुल पर्ची नहीं चलने देंगे, रिज़ाइन कर देंगे अगर पर्ची जैसा प्रेशर आया? दूसरे बताइएगा कि आप खुद नॉर्दर्न के हेड कोच थे और अभी भी वो प्रैक्टिस जो आप करके आए वो चल रही है कि मेकशिफ्ट ओपनर्स के साथ हम, जैसे आपके पास नासिर नवाज करते रहे, सरमद भट्टी करते रहे ओपनिंग, अगर हम वनडे की बात करें तो यहाँ पे इसरारुल्लाह हमें जो है वो कीपिंग करते हुए नजर आ रहा है। तो मेकशिफ्ट ओपनर, मेकशिफ्ट कीपर्स हम अगर नीचे ही उनको चांस देते रहेंगे कि मेरी टीम जीत जाए और इस तरह तजर्बात करते रहेंगे, तो पाकिस्तान को जो मटेरियल मिलना है, ना रेगुलर ओपनर्स मिलेंगे ना रेगुलर कीपर्स मिलेंगे। इस पर आपकी आई है कि आप एज अ चीफ सिलेक्टर, ये सारे कोचेज आपके ही सिलेक्टर हैं, इनको कहें कि भाई रेगुलर लोगों के साथ जाओ ताकि पाकिस्तान को मटेरियल मिल सके और पर्ची का भी जवाब दीजिएगा? देखें, इसमें जो आपने एरिया आइडेंटिफाई किए हैं, डेफिनेटली इस पे मैंने लास्ट ईयर भी इधर बैठ के बात की थी आप लोगों से। कुछ एरिया हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि जिसमें वही शॉर्टेज है, जिसमें हमें थोड़ी सी स्पिनर्स की, अगर हम देखते हैं कि बैकअप स्पिनर्स हमारे पास उतने ज़्यादा मौजूद नहीं है। फास्ट बॉलिंग का रेड बॉल में देखते हैं हम इशू चल रहा है, तो उसके साथ साथ ओपनर्स का भी, अगर इस साल भी आप ओपनर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो आपको कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ओपनर आपको नज़र नहीं आया है। इसके अपोजिट लास्ट ईयर हमने देखा था सारे ओपनर्स ने परफॉर्म किया था, इमरान बट जिसमें टॉप स्कोरर थे। इस साल हमें दूसरी तरफ नजर आया कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग में आपको सारे रन्स नजर आए हैं, तो ओपनर्स ने उसमें परफॉर्म नहीं किया है। फोकस डेफिनेटली हमारा स्पेशलिस्ट के ऊपर है और ये चीज़ हम अंडर 19 से स्टार्ट कर रहे हैं कि वहाँ से हम स्पेशलिस्ट से आएँ ताकि ऊपर हमारे पास रेडी प्रोडक्ट आए और जो रीजनल कोचेज़ हैं फिर उनके पास भी ये हेडेक ना हो। क्योंकि देखें, आपने सम टाइम होता है कि आपने स्पेशलिस्ट ओपनर खिलाए हैं और जिन कोचेज़ की आप बात कर रहे हैं कि उनके जहन में भी यही बात होगी कि हमने 3-3, 4-4 मैचेस खिलाए हैं, इनको 5-5, 6 इनिंग्स, 8 इनिंग्स दी हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सम टाइम ये प्लेयर के साथ इंसाफ़ी हो जाती है। उसकी डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है, वो रुक जाता है कि आप फेलियर पे खिलाते जाते हैं, तो उसमें एक वो सोच आ जाती है कि चलें 1-2 मैचेस हैं, हम मेकशिफ्ट के साथ जाते हैं। तो डेफिनेटली ये इंप्रूवमेंट का एरिया है और ये हमारे जेन में है कि हमने ओपनर्स आगे तगड़े प्रोड्यूस करने हैं। नॉट ओनली ओपनर्स, जो इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है कि ओपनर्स रन्स करने जाते हैं, ज़्यादा सर्वाइवल मूड पे नहीं जाते हैं, और यही आपको स्क्वाड के अंदर नज़र आएगा और यही मैसेज है कि हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलने हैं। कीपर का मैं भूल गया। देखें, पर्ची इसमें फिर मैं वही कहूँगा कि बेस्ट अवेलेबल स्क्वाड
ठीक है ना, उसका जवाब दे आपके सामने मैं हूँ। मैंने आपसे कहा है ना जी कि कंसल्टेशन होगी, कोच से हुई, कैप्टन से हुई, सिलेक्शन कमेटी से हुई, एंड ऑफ द डे आपने सवाल मेरे से करना है। आई कैन अश्योर यू कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि जिसको मैं जस्टिफाई ना कर सकूँ, जिसका मैं आप लोगों को लॉजिक ना दे सकूँ। एहसान भाई यार हाँ देखें, कीपिंग का भी एक मसला है पाकिस्तान में कि आपको 3-4 नामी कीपिंग में नज़र आएंगे जो कि अच्छे बैट्समैन भी के साथ बैटिंग कर सकते हैं। अंडर 19 लेवल पे कुछ अभी प्लेयर्स आइडेंटिफाई हुए हैं। अभी आप देखेंगे KPK में आपको हारिस लड़का नज़र आया, ये टैलेंटेड हैं लड़के, लेकिन अगेन ये वो एरिया है कि एक दौर होता था कि हमारी हर डोमेस्टिक टीम में आपको 1-2 अच्छे तगड़े कीपर नज़र आते थे, बैट्समैन भी अच्छे होते थे, उनकी कीपिंग बड़ी अच्छी होती थी। इन चीज़ों पर हमारा फोकस है डेफिनेटली, लेकिन बात फिर वो आ जाती है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेगुलर विकेट कीपर और एक आध मैच में अगर वाइट बॉल में, क्योंकि आगे चल के ये दौर आएगा कि आपका जो विकेट कीपर है उसका रोल और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। T20 के अंदर आपको काफ़ी मेक शिफ्ट ओपनर्स जो है ना लीग्स में आपको नज़र आ रहे हैं, शायद आपको ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नज़र आएगा, लेकिन नॉट नेसेसरली वी हैव टू फॉलो दोज लाइंस। हमारी कोशिश यही है कि बेस्ट विकेट कीपर भी और साथ में बैटिंग में भी वो कंट्रीब्यूट कर सके। बट मैं आपका पॉइंट वो समझ गया और इस पर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। वंस अगेन रिक्वेस्ट प्लीज काइंडली एक सवाल पे रिस्ट्रिक्ट रहें ताकि मैक्सिमम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सके। एहसान भाई वसीम, आपने बड़ा स्मार्ट खेला है क्योंकि आपका मीडिया का भी एक्सपीरियंस है, आपने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को शामिल किया है, तो वो एक के ऊपर आप से प्रेशर कम हो गया। लेकिन 16 रुकनी जब टीम आएगी फिर हमें पता चलेगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हम साउथ अफ्रीका की टीम को शायद बहुत हल्का ले रहे हैं, तो आपका इसमें क्योंकि जब हमने बांग्लादेश को यहाँ हराया था, श्रीलंका को यहाँ हराया था, तो हमने बड़े जश्न मनाए थे, बड़े बड़े हमने बॉलर डिस्कवर किए थे, हैट्रिक मैन, कराची में 4 सेंचुरियाँ। तो आप क्या समझते हैं कि हम वो जहन में लेके चलेंगे कि साउथ अफ्रीका की टीम हल्की है या उनको डिफिकल्टी, उनके जो टीम आ रही है वो बहुत ही एक बैलेंस है, तो आपका क्या ओपिनियन है, कैसी सीरीज रहेगी, क्या हम उनको टफ फाइट दे पाएंगे? देखिए, बाय नो मीन साउथ अफ्रीका की टीम को आप कहेंगे वो हल्का है, वो किसी भी कंडीशंस के अंदर उनमें इतनी सलाहियत है। उनके अगर आप फास्ट बॉलर्स देखते हैं, उनकी इवन स्पिनर्स भी देखते हैं, वो किसी भी कंडीशंस के अंदर परफॉर्म करने की सलाहियत मौजूद है। हमारा यही है कि बेस्ट लॉट जो हमारी अवेलेबल है हमने वो सिलेक्ट करनी है और उम्मीद करनी है जी कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और होम कंडीशंस का हमें फ़ायदा होगा। लेकिन डेफिनेटली चैलेंज हमारे लिए यही है कि हम जो बड़ी टीमें हैं उनके अगेंस्ट हमारी जो जीत है उसका सिलसिला शुरू हो। बाकी आपने जो बात की है, एक मैं थोड़ा सा उस पर एक्सप्लेन भी करना चाहूँ कि प्रॉब्लम्स अगर हम देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में हमारे क्या आ रहे थे कि लैक ऑफ रेड बॉल क्रिकेट, चाहे बैट्समैनों की बात करते हैं, कुछ बैट्समैन जो भी टीम का हिस्सा नहीं भी हैं उन्होंने कितनी रेड बॉल क्रिकेट खेली है। तो मेरी प्रेफरेंस यही है कि जो लड़के रेड बॉल डोमेस्टिक के अगर परफॉर्मर्स आए हैं वो रेड बॉल खेलते हुए आ रहे हैं, 4 दिन की क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। कुछ लड़के ऐसे भी थे कि जो कि जिसमें उनका कसूर नहीं था, स्केड्यूल ऐसे थे कि वो फर्स्ट क्लास का कोई मैच भी नहीं खेले हुए और टेस्ट मैच भी पूरे साल में 2 या 3 खेले हुए हैं। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वो सीधा टेस्ट क्रिकेट में जाके वो 200 करके दे देंगे या 100 करके हमें दे देंगे। तो आइडिया बिहाइंड द परफॉर्मर्स के उनकी फॉर्म चल रही है, रेड बॉल वो खेलते हुए आ रहे हैं, बजाय कि हम फिर वही जो रीइंफोर्स करने की करें जो फेलियर्स हैं हमारे पास के। सो द होल आइडिया इज़ कि जो बेस्ट लॉट बेस्ट फॉर्म के अंदर मौजूद है उनके उस पर सिलेक्शन हुई है ताकि उनको होम कंडीशंस का भी फ़ायदा हो और उनकी करंट फॉर्म का भी फ़ायदा हो। वसीम भाई, आपने जैसे कि आज टीम का ऐलान किया, 9 ऐसे जो लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ 4-5 खिलाड़ी ऐसे जैसे सऊद है, उसके अलावा सलमान है, नोमान है, ताबिश खान है, ये वो खिलाड़ी जिनके ऊपर मुसलसल मीडिया 2-3 साल से जो है बात भी कर रहा है, सोशल मीडिया ही बात कर रहा है। तो क्या बतौर चीफ सेलेक्टर आपने खामोश करने के लिए इन खिलाड़ी को शामिल किया या फिर ये खिलाड़ी हमें टेस्ट जो हतमी स्क्वाड होगा उस पर भी नज़र आएंगे? देखिए, एक तो सिलेक्शन में जो मैंने पहले भी बात की थी कि सिलेक्शन में आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को वेटेज देनी होगी और मेरा वो पहली प्रायोरिटी यही है, क्योंकि वो जो मैं भी बात कर रहा था रेड बॉल वाली भी, तो उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट ही आती है कि इन लड़कों ने रेड बॉल खेली हुई है, ये फॉर्म के अंदर हैं, डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, तो ये टीम के अंदर आए हैं, तो 16 के अंदर भी उनको ही प्रेफर किया जाएगा और उसके बाद प्लेइंग 11 के अंदर भी, ऑल्दो कि वो कैप्टन और कोच नहीं मिलकर वो टीम बनानी है, लेकिन उसके अंदर भी यही चीज़ें देखी जाएगी कि बेस्ट फॉर्म इसके अंदर किस प्लेयर की है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनको किस टाइप का बैट्समैन या बॉलर चाहिए वहाँ पे, कि 3 नंबर चाहिए, 4 नंबर चाहिए या 6 नंबर चाहिए। तो वहाँ पे आपके जो स्टैट्स हैं वो थोड़े से आपको वो दूसरी तरफ से नज़र आ सकते हैं कि अगर आपको 6 नंबर का बैट्समैन चाहिए तो शायद उसके रन्स थोड़े से कम होंगे जो कि आपका हाईएस्ट रन गेटर है। अगर आपको 3 नंबर का बैट्समैन चाहिए तो वी आर गोइंग फॉर द स्पेशलिस्ट। ठीक है ना। एक और ऐसी चीज़ है कि जो रोल उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में निभाया है, वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं उनको वही रोल उधर मिले, वो जिस तरीके से उनको खेलना आता है वो उसी तरीके से खेलें और मोस्ट प्रेफरेबली उनको नंबर बैटिंग नंबर भी वही मिले।
नसीम भाई, फैज़ान और फिर मुजाहिद। वसीम, क्रिकेट कमेटी की जो सिफारिशात थी उसमें एक चीज़ ये भी थी कि जो टीमें सेलेक्ट हो रही थी, चाहे टीम सेलेक्ट हुई है या 11 रुकनी स्क्वाड सेलेक्ट हुई है, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो अब नई खबरें ये हैं कि बाबर आजम हतमी 11 रुकनी टीम मुंतखब करेंगे। तो बाबर के हवाले से भी बात ये की जाती है, उनके भी चंद दोस्त हैं जो टीम में खेल रहे हैं, अक्सर ये बात सामने आती है। तो इसमें कोई सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन का कोई रोल होगा हतमी 11 में? देखें, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है प्लेइंग 11 का, तो उसी को फॉलो किया जाएगा कि कैप्टन और कोच ने मिलकर वो प्लेइंग 11 बनानी है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि जब आप टीम सिलेक्शन करते हैं 16 का स्क्वाड या 22 का स्क्वाड, तो उसके अंदर आप 12 लड़के पहले कोशिश करते हैं कम्बिनेशन बनाने की। जैसे मैंने कहा है कि हमने डिफरेंट सिनारियोज़ के अंदर कि हम किस कॉम्पोजिशन के साथ जाना चाहते हैं, तो वहाँ तक तो हमारी से है कि हाँ जी यहाँ पे, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि कंडीशंस कैसी बनती है, कराची में पिच कैसा होता है, पिंडी में पिच कैसी बनती है, तो उसमें जो सिचुएशनल चेंजेस होंगी वो डेफिनेटली कैप्टन अपने कोच के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन कोशिश और मैसेज भी यही है कि जो बेस्ट अवेलेबल हमारा कम्बिनेशन होगा और वो जो बेस्ट लड़के फॉर्म के अंदर हैं उनको प्रेफर किया जाए। नहीं, 11 में देखें कैप्टन और कोच किसे होती है, उसमें चीफ सेलेक्टर की नहीं होती। वसीम भाई, बज़ाहिर तो बहुत अच्छा स्क्वाड लग रहा है, बट अगर हम ओवरऑल देखें, आपने पहले ही बात की कि जफर गौहर के पास आपने कमेंट किया कि हमें ये देखना है कि प्लेयर तैयार है नहीं है रेड बॉल के लिए। क्या हारिस रऊफ जिन्होंने सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास खेले हैं, आपकी नज़र में वो तैयार हैं इस फॉर्मेट के लिए? और बड़े अरसे से बात जाहिद महमूद की भी हो रही थी, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद उसको मौका मिल जाए, बट यासिर बाकी 2 स्पिनर के साथ आया। यासिर को अब मजीद कितना चांस आप देंगे, या क्या सिर्फ तजुर्बे की बुनियाद पर उसको प्रेफर किया गया, और जाहिद को मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा? देखें, जाहिद भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली वो प्लान्स का हिस्सा है, उसके ऊपर डिस्कशन भी हुई थी। लेकिन अगर आप देखते हैं कि यासिर की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली उसमें वो तसलसल नहीं है जो कि एक रिक्वायरमेंट थी, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर हमारी नज़र भी है। यासिर ऑल्सो नोज के किन एरियाज़ पर उसने काम करना है। अगर आप पहले टेस्ट में देखते हैं तो उसकी बॉलिंग, मैं कहता हूँ विकेटें उसको नहीं मिली, लेकिन बॉलिंग उसने रीजनेबल बॉलिंग वहाँ पे भी की थी। अगला टेस्ट मैच वो खेले नहीं है। उसके बाद एडवांटेज यही है कि होम कंडीशंस है, बड़ी एक सीरीज़ है, एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है, क्योंकि इस पर फिर 2 चीज़ें ये आपने ये भी ध्यान में रखना है कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स आपको टीम के अंदर चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर ऐसा सिनारियो बन जाता है कि यासिर टीम के अंदर नहीं है, जाहिद आ जाते हैं और इन स्पिनर में से कोई और खेलता है, तो दोनों मेन स्पिनर जिन्होंने मैच जिताने अगर वो डेब्यू कर रहे हैं तो यू कुड फील दैट प्रेशर। तो ये सारे फैक्टर्स हमें देखते हुए आई थिंक यासिर स्टिल हैज़ इट, तो उनके लिए मौका है कि इस सीरीज़ में अपना वो लोहा मनवाएं। लेकिन जाहिद डेफिनेटली हमारे प्लान्स में है, नॉट ओनली रेड बॉल, मैं तो आगे उसको फ्यूचर में जाके देख रहा हूँ कि मे बी ही कैन वॉक इन टू द वाइट बॉल ऑल्सो। देखिए, हारिस की सिलेक्शन जैसे मैंने पहले कहा था कि कुछ चीज़ें हमने पोटेंशियल पे की है। ओपनर्स की जैसे अब्दुल्ला की बात की थी, ऑल्दो उसने परफॉर्म किया है लास्ट ईयर, लेकिन वो शॉर्टेज एक चीज़ की जब एक आपके पास आ जाती है कि ओपनर्स ने किसी ने इतने ज़्यादा रन्स नहीं किए हुए, तो हम गए हैं पोटेंशियल के ऊपर, उसकी टेक्निक के ऊपर, उसकी जो परफॉर्मेंस जो भी उसने दी हुई है लास्ट ईयर ग्रेड 1 में और ग्रेड 2 में भी, तो उनको देखते हुए हारिस इज द सेम केस के वी ऑल नो ही कैन बोल फास्ट, तेज़ बॉलिंग वो कर सकता है, बॉल स्विंग करनी उसको आती है, रिवर्स करनी उसको आती है। हमारे पास उस तरह का कोई रेडी इस तरह का प्रोडक्ट मौजूद नहीं है डोमेस्टिक में। अगर आप देखते हैं उस पेस का बॉलर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो वो भी आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल को देखते हुए, पाकिस्तान क्रिकेट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम स्लोली जो रेड बॉल के बॉलर्स हैं हम उनको इंकरेज करेंगे कि वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी आएँ। मोहम्मद वसीम, मुजाहिद सोलंकी, KTN न्यूज़ से। मुजाहिद डोमेस्टिक क्रिकेट की बहुत सी बातें की जाती हैं, ऑस्ट्रेलियन तर्ज की क्रिकेट को लाने की बातें हुई, 2.5 साल हो गए हैं, ना अंडर 19 हो रही है, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है, ना रीजन लेवल पे हो रही है। जब डोमेस्टिक लेवल पे ग्रास रूट लेवल से स्पोर्ट्स नहीं होगी, क्रिकेट नहीं होगी, तो टैलेंट आपके पास कहाँ से आएगा? बाकी 2.5 साल रहते हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और नौजवान प्लेयर्स को कहाँ देखते हैं? देखिए, अगर चीफ सेलेक्टर में उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जो आपने बात की है उसकी बड़ी वैल्यू है और आई एम श्योर इसके ऊपर काम हो रहा है, और होपफुली इस साल आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे इस साल, तो कोविड की वजह से उसकी पेशरफ नहीं हो सकी है, लेकिन आई एग्री कि हमारा जो एक मिसिंग लिंक आपको इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर नज़र आता है तो वो वही है, और आई एम श्योर कि इस साल वो चीज़ें आपको होती हुई नज़र आएंगी। ओके जी, लास्ट 4 क्वेश्चंस, मुजम्मिल, इबाद, अजीम और फिर लास्ट जावेद। क्विक काइंडली कर लें। वसीम, इस वक्त आप यानी कि बहुत लकी चीफ सेलेक्टर हैं, क्योंकि इस वक्त पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि सब अपनी अपनी जॉब्स बचाने के चक्रों में लगे हुए हैं। मिसबाह उल वकार उसको ऑलरेडी सेकंड चांस नहीं है उनके पास, साउथ अफ्रीका लास्ट चांस है। तो आप पे भी कोई प्रेशर है? मतलब अगर जो टीम मैनेजमेंट है वो चेंज होती है
तो साथ आपकी भी बारी आ जाए और आपने इतने सारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात की, तो क्या उनके लिए लॉन्ग टर्म प्लान है कि किस तरीके से उनको यूटिलाइज किया जाएगा या बस बातें ही रहेंगी? देखिए जॉब की जो बात है या प्रेशर की बात है तो ऑब्वियसली मैं उन लाइन्स के ऊपर नहीं सोचता। जो हाथ में मेरी चीज़ है, जो कंट्रोल में मेरे है, ऑब्वियसली मेरा फोकस उस पर रहता है। चाहे मैं पहले कोचिंग में था या एज ए सिलेक्टर भी मेरा फोकस प्रोसेस के ऊपर था। रिजल्ट्स उसके वो आपके हाथ में नहीं होते हैं। आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में आगे क्या होना है आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उन चीज़ों का फजूल में प्रेशर लेने की वो कम से कम मेरा वो तरीका नहीं है। मैं प्रोसेस के ऊपर एक अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, आगे चल के क्या होता है। और दूसरा सवाल आपका था इससे रिलेटेड प्लेयर डेवलपमेंट वाला, ये बिल्कुल ये हवाई बातें नहीं है। ये आपको चीज़ें नज़र आएंगी कि जैसे ही हमारा सीज़न ख़त्म होगा, PSL के बाद जो विंडो आएगी, अवेलेबल होंगे जो प्लेयर्स फ्री होंगे वो आपको कहीं ना कहीं नज़र आएंगे, या अपनी रीजनल अकेडमीज के अंदर या फिर लाहौर में NHPC के, जहाँ पे बड़े अच्छे कोचेज़ आप देख सकते हैं, बड़े बड़े नाम वहाँ पे मौजूद हैं। तो उनके साथ वो काम करते हुए नज़र आएंगे। तो हम एक ट्रैकिंग सिस्टम भी हम मुतारफ़ कराने जा रहे हैं, तो जिसमें प्ले पूरी ट्रैकिंग होगी कि पूरे साल उसकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं और वो क्या हो रहा है, तो मॉनिटर किया जाएगा। तो कोई प्लेयर हम वो गुम करने की कोशिश करेंगे, प्लेयर कोई गुम ना हो। और उसमें दैट आई कैन अश्योर यू कि इस चीज़ों पे काम हो रहा है। वसीम भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप Thank you. सिलेक्टर बने, और कितना कॉन्फिडेंट हैं आप अपनी टीम को लेकर, क्योंकि टीम अगर जीतेगी तो सारा क्रेडिट आपको जाएगा, अगर शिकस्त होगी तो सारा शिकस्त का मलबा आपके ऊपर जाएगा। तो कितने कॉन्फिडेंट हैं? और यही सिंपल सा सवाल मैंने साबिक चीफ सिलेक्टर से भी किया था, तो उन्होंने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया था। ये आपसे उम्मीद है कि कोई जिम्मेदारी लेंगे आप इससे शिकस्त की या जीत की? और दूसरा ये कि शोएब अख्तर तनकीद कर रहे हैं कि वसीम खान, मोहम्मद वसीम 14 लाख बचाएंगे या फिर यस सर करके 14 लाख बचाएंगे या फिर वो मेरिट पे सिलेक्शन करेंगे? देखिए जहाँ तक शोएब की बात है, शोएब मेरा दोस्त है, आप देखते भी रहते हैं कि हम इकट्ठे ही होते हैं हर टाइम, तो उसकी बात का मैं क्या उस पर कमेंट करूँ, उस पर वो शोएब है। तो उससे जो पहले आपने बात की थी, सॉरी मैं भूल गया वो, हाँ जो देखिए ये चीज़ हमें डेवलप करना होगी कि एक तो हमारी कोशिश हम सारे एक पेज के ऊपर हों, चाहे वो कोचेज़ हैं चाहे वो सेलेक्टर हैं। अब जो स्क्वाड आपके सामने है इसमें सारों का कंसेंट शामिल है, कि ज़रूरी नहीं था लेकिन स्टिल आई गॉट द कंसेंट। हमने इसके ऊपर डिबेट की, बात की और मैंने कन्विंस किया कि ये स्क्वाड में लड़के डिज़र्व करते हैं, चाहे कैप्टन है उसमें, चाहे आपके कोच हैं, चाहे हमारे फेलो सेलेक्टर्स हैं। तो ये चीज़ें, लेकिन हमें जिम्मेदारी भी इकट्ठी लेनी होगी। सो आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त कि मैं यहाँ बैठ के कहूँगा यार मैंने टीम अच्छी बना दी थी, बस वो कोच ने ये कर दिया या वो कर दिया। ऐसे जब आप एक पेज के ऊपर सारे हैं तो आई एम विलिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टीम का फेलियर होता है तो आई थिंक हम सारों का फेलियर होता है। और इसी तरह जब जीत होती है तो डेफिनेटली दैट बिलोंग्स टू द प्लेयर्स, मोस्टली वो ज़्यादा क्रेडिट प्लेयर्स को जाता है। उसके बाद वो आप लोगों पे है कि आप सेलेक्टर्स को देते हैं या आप कोचेज़ पे देखते हैं, लेकिन तो टीम अगर जीतती है क्रेडिट सारा प्लेयर्स को जाता है। वसीम भाई, मौजूदा सिलेक्शन कमेटी के तरीक़ेकार है उसमें वही है जो लास्ट टाइम भी था कि 6 रीजन्स के कोच आपकी मावनत करते हैं। इस सिस्टम में मिसबा तो नाकाम रहे, वो कोई भी सीरीज किसी भी सीरीज़ के लिए एक मुकम्मल टीम नहीं दे सके, तो आप क्या समझते हैं कि इस सिस्टम बेहतर है या माजी वाला सिस्टम ज़्यादा बेहतर था? देखिए इसमें जो चीज़ डिफरेंस है ना कि मिसबा हेड कोच भी थे साथ, तो दैट वाज द रीज़न कि ही स्टेप डाउन, के उन पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे दोनों रोल्स के ऊपर। तो ऑब्वियसली मेरे पास अब कोचिंग का रोल नहीं है तो मेरा फोकस सिर्फ सिलेक्शन के ऊपर है। बट आई थिंक कि ये ब्रिलियंट आइडिया है जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि आपको फर्स्ट हैंड एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बजाय कि एक सिलेक्टर जाके मैच देखने जाए, वो हर जगह पे हो नहीं सकता, चाहे वो 3 सिलेक्टर बना लें आप या 2 बना लें कमेटी में, वो हर मैच पे हो नहीं सकता। तो आप लोगों को भी एक जो शिकायत रहती थी कि सिलेक्टर ग्राउंड में नहीं जाते हैं, वो तो अब है ही नहीं ना कि 2 सिलेक्टर्स हर टाइम एक ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, वो अपोजिशन को भी देख रहे हैं कि एक सिलेक्टर अगर अपने प्लेयर्स की ज़्यादा तारीफ कर रहा है तो दूसरा आके उसको ये भी बताएगा, हमें आके ये भी बताएगा कि यार इसने परफॉर्म तो किया है लेकिन ये एरियाज़ ऐसे हैं, तो वो बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती हैं। तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो फिर आपको ये नहीं है कि परफॉर्मेंस देखी किसी ने नहीं उसकी। वसीम भाई, मैं हूं जावेद इकबाल JJ न्यूज़ से। आपसे मेरा सवाल ये है कि पहले भी यहाँ पर हमारे सामने कई सारे चीफ सेलेक्टर आए, सब यही कहते थे डमी नहीं हूँ, डमी चीफ सेलेक्टर नहीं बनूंगा, टीम अच्छी बनाऊंगा। और अक्सर ये होता था कि 1-2 खिलाड़ी भी मसला होता रहा, वो अहल होते थे, कभी उनको मौका मिलता रहा नहीं मिलता रहा, या प्लेइंग 11 में वो नहीं खेलते थे, लेकिन वो खामोशी से अपनी नौकरी पूरी करते थे चीफ सेलेक्टर। कुछ कप्तान के खिलाफ या टूर सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे। तो आप भी वैसी खामोश रहेंगे, अपनी नौकरी पूरी करेंगे या कुछ बोलेंगे जब आपकी फेवरेट टीम और मेरिट वाली टीम नहीं खिलाई जाएगी? देखिए ये 20 प्लेयर्स ऐसे हैं कि आई डोंट थिंक कि किसी को भी कोई ज़्यादा इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं कि
ये टीम में क्यों आया, तो 20 के 20 आप कह सकते हैं कि मेरिट के ऊपर लड़के आए हैं, ठीक है ना। अब उसके अंदर भी अगर आपने वो देखनी है चीज़ें, फिर मैं कहूँगा कि आप उसमें मेरिट ये देखें कि सिचुएशन क्या है, टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर उसके अगेंस्ट चीज़ें जाती हैं तो डेफिनेटली देन आई कैन स्टेप इन कि यार, लेकिन अगर आप देखते हैं ओवरऑल टीम का जो कंपोजिशन बनता है, तो बाकी जो बात रही है जी कि वो डमी वाली बात आप कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप उसका मतलब उसमें क्या है आपको, और आपको रिफ्लेक्शन आपको मेरी सिलेक्शन में शायद उसकी वेरी क्लियर नज़र आ रही होगी कि ये टीम किसने बनाई है। वसीम, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू। एक नई पोस्ट, एक नया आपने आगाज़ किया है। कुछ साल पहले मैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में था, वहाँ पर 35 मिनट की ब्रीफिंग दी थी पाकिस्तान स्क्वाड फेडरेशन ने, और 35 मिनट की जो उन्होंने ब्रीफिंग दी थी उसके बाद लोग सवाल ये कर रहे थे कि यार आपने इतना जो है वो दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इतना अगर आप काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान स्क्वाश में इतना पीछे क्यों है। तो आपने जो बात की कि मैं बड़ा काम करके आया हूँ, तो ये तो आपने कट पेस्ट कर दिया, क्योंकि अब वेबसाइट पे हम जाएं तो वो चार्ट भी हमें, ग्राफिक भी हमें दिखाई देगी, क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि ये जो प्लेयर यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं उन्होंने किस नंबर पर परफॉर्म किया है। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हम ये भी देखेंगे उनका परसेंटेज रेट क्या है कि टीम की कारकर्दगी में, आपने ये भी नहीं बताया कि उनकी टीम की जीत में क्या रेट है। फिर दूसरा, आप सिलेक्शन कमेटी का माजी में पार्ट रहे हैं और आज आपने रूल आउट कर दिया इमामुल हक को, आपने कहा कि वो रेड बॉल के प्लेयर ही नहीं है। तो ये आप जिम्मेदारी लेंगे कि माजी में जो मिसबाउल हक टीम लेकर जा रहे थे उसमें आपका रोल था, क्योंकि वो तो हर दौरा कर रहे थे, उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली। उसके बाद सिर्फ टूर के लिए महदूद रह गए मूसा खान, उनको आप ऑस्ट्रेलिया लेकर गए, उनको इंग्लैंड लेकर गए, उसके बाद न्यूजीलैंड लेकर गए, अब आपने उनको बिल्कुल टीम से बाहर कर दिया। आप ये बात कर रहे हैं कि हम उन खिलाड़ियों को मौका देंगे जो कि उस क्रिकेट को खेलते हैं, उस म्यार पर पूरा उतरते हैं। हारिस सोहेल तो इंटरेस्टेड ही नहीं है रेड बॉल क्रिकेट खेलने में, और आपने हारिस सोहेल को जो है 3 फर्स्ट क्लास मैचों की परफॉर्मेंस के ऊपर टीम में रख दिया। देखिए, ये चीज़ें कंसिडर करते हुए हारिस सोहेल आपको टीम में नजर आ रहे हैं अभी? आपने 20 के स्क्वाड में रखा ना हारिस सोहेल को, हारिस रऊफ को रखा है। मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं, एक परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस, और साथ में जिन चीज़ों में आप लैग करते हैं, आपको परफॉर्मेंस नज़र नहीं आते, देन यू गो फॉर द पोटेंशियल, ठीक है। हारिस, यस आई डू एग्री कि उसका रेड बॉल का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 150 की स्पीड पे बॉल करने वाला कि डोमेस्टिक के अंदर मौजूद है, क्योंकि करंट टीम की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें तेज़ बॉलर चाहिए जो कि इन पिचेस के ऊपर रिवर्स भी कर सके, तेज़ बाउंसर भी कर सके। अगर डोमेस्टिक में इस तरह का ऑप्शन मौजूद होता, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर हिम फर्स्ट। बाकी जो आपने पहले बात की थी वो मैं थोड़ी सी भूल भी गया, अगर आप मुझे दोबारा वो कर सकें कि ये जो आपके सामने जो स्टैट्स आ रहे हैं ये आप लोगों के लिए आए हैं, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे बैठ जाए, आपको सारे स्टैट्स मिल जाएंगे कि उसका स्ट्राइक रेट क्या है, उसका बैटिंग नंबर क्या था, सारे स्टैट्स आपको मिल जाएंगे उस पे। वसीम, वो तो हमारा काम है, वो तो हम स्टैट्स निकालते हैं जिस तरह आपने कहा कि लेकिन दे आर पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस ऑल्सो। दे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो चीज़ें सारी हमने मद्देनजर रखी हुई है, कि ये नहीं है कि हमने सिर्फ देखा जिसने 800 रन कर दिए तो हमने इसको, वो किस तरह खेल रहा है, किस स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, कौन से नंबर पे खेल रहा है, टेल के साथ कैसे बैटिंग कर रहा है, तो हम उन सारी डिटेल्स के अंदर गए हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी। चलिए, डिटेल प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। रफीक भाई लास्ट। ऐसे बोल रहे हैं। और वहाँ भी नाइब कप्तान जो है नाम रखा है, तो क्या सरफराज अहमद स्क्वाड के नामों में शामिल रहेंगे या उन्हें खिलाया भी जाएगा? देखिए, फिर मैं कहूँगा कि बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस, ठीक है ना। इस टाइम जो टॉप के 2 विकेट कीपर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में रेड बॉल के लिए, वो रिजवान और सरफराज अहमद हैं। पीछे आप देखते हैं तो आपको उस तरह का कोई रेडी प्रोडक्ट नज़र नहीं आती है, तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और परफॉर्मेंस आपके सामने है कि उसमें नंबर 1 कौन है और नंबर 2 है। आई थिंक रिजवान ने अपनी ये प्लेस अर्न की अपने परफॉर्मेंसेस के साथ, चाहे वो ग्लव्स से है चाहे वो बैटिंग से है। तो सरफराज इज़ पार्ट ऑफ द टीम, वो क्योंकि वो हमारा 2nd बेस्ट विकेट कीपर है पाकिस्तान के अंदर रेड बॉल क्रिकेट में। Thank you very much Wasim for your patience and everything. Thank you to media also, बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने का। Thank you.